वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी बच्चों का या तो हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा होगा या फिर कह लो अब जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा और आप लोग अपने मैथ्स को एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो भी क्वेश्चंस आज आपके साथ इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं उन सभी को आप सॉल्व करके ही अपना होने वाला हाफ ईयरली एग्जाम्स देने जाएँ। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे आपके एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स मार्क कराए गए हैं, जिनका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। आप उस वीडियो को जाके एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। देन आप जो मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस बता रखे हैं उन क्वेश्चन को आप सही से रिपीट कर लो, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो। इसमें जो भी क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं यह मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन या फिर इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें या जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उनका सॉल्यूशन आप डिटेल में देख के जाएं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। और देखो यहाँ पे लिखा है बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि 1 और 10 दोनों ही नंबर आपके काउंटेड हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएँ तो आपको करना क्या है, सिंपली 1 to 10 का आप एलसीएम फाइंड कर लो। जो 1 to 10 का एलसीएम होगा वह पॉसिबल नंबर है जो सभी नंबर से डिविजिबल होगा। तो 1 to 10 का अगर आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार आप इनका एलसीएम कर लें, आपका जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको खुद से कर लेंगे, पहले क्वेश्चन को एलसीएम आप इनका ले लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको कि इसका आंसर आखिर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी है। सॉल्व कैसे करना है, तो आप 1 to 10 सभी नंबर का एलसीएम ले लेंगे। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन कंपोजिट नंबर। तो देखो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है, तो 4, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 है। तो आपको इनका एलसीएम बताना है, तो उसका एलसीएम हो जाएगा 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, if the alpha and beta are the zeros of the polynomial this and alpha plus beta equals to alpha into beta then p is। तो आपको बताया गया होगा कि सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि p, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ p, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो p से p हमारे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या मिल गया, 2/p मिल गया, 2/p मिल गया। तो आपसे पूछा गया ना p की वैल्यू क्या होगी, तो 2/p हमारा किसके इक्वल है, 3 की इक्वल है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। p इक्वल्स टू 2/3। ऑप्शन बी सही हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है कि a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला आपको बताया गया होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 इंटू में एक्स प्लस -3 इंटू 4, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बट ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन मुझको दिख नहीं रहा मैच होता हुआ, तो थोड़ा सा आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो आपके ऑप्शन से मैच करेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो दिख रहा है बट प्लस 12 आपके पास है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सोचना होगा। बट देखो अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में, तो कितना दिमाग से खेला गया है, अगर आप ऑप्शन नंबर सी में 1/2 कॉमन करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है ना वो देखो के टाइम्स होता है, के टाइम्स दिस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, यानी लाइन हमारी पैरेलल फॉर्म हो। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इस पैटर्न को जो फॉलो करेगा ना उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप यहाँ देखेंगे a1 आपका 3 है
क्वेश्चन नंबर 5 में A1 आपका 3 है, B1 आपका 1 है, A2 आपका 2k-1 है और B2 आपके पास k-1 है। ठीक है, तो अगर इनको हम लोग देखा जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 3 अपॉन में 2k-1 इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में k-1। तो अगर हम लोग इनको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 3k-3 इक्वल्स टू में 2k-1, यानी k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, k आ जाएगा आपका 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, k आपका होगा 2। देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है कि पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव, इसके बताने कितने सॉल्यूशन होंगे। तो पहले आप सिंपली चेक कर लो, A1 आपके पास क्या है, तो A1 तो हमारे पास दिख रहा है 1। अगर इसमें माइनस कॉमन करके इसको नोट करें तो हमें क्या मिलेगा, 3x + 6y - 1 = 0। तो A2 क्या है आपके पास 3 है। अगेन B1 आपके पास 2 है, B2 क्या है आपके पास, B2 6 है। ठीक है, C1 आपके पास क्या है, तो 3 है, C2 क्या है आपके पास -1 है। तो अगर देखा जाए तो A1/A2 का रेशियो, A1/A2 का रेशियो आएगा 1/3। B1/B2 का रेशियो फाइंड करोगे 2/6, अगेन आ गया 1/3। और अगर आप C1/C2 का रेशियो फाइंड करोगे तो आपको क्या आ रहा है, 3/-1 - 3/1। तो आप देख सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया किसका कंडीशन है कि लाइन हमारी पैरेलल फॉर्म होगी, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अभी तक अगर वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लग रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ कोइंसाइड लाइन। तो कोइंसाइड लाइन का फॉर्मूला क्या होता है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। सारे हमारे आपस में इक्वल होने चाहिए। तो आप देखेंगे तो आपके पास A1/A2 क्या आएगा, तो 3/6 आएगा। B1/B2 क्या आएगा, तो -1/k आएगा। ठीक है, और C1/C2 क्या आएगा, तो 8/16 आएगा, 8/16, यानी 1/2 इज इक्वल्स टू में -1/k। तो माइनस के आ गया आपका 2, के की वैल्यू आ गई -2, के क्या होगा -2। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 7 का। देन क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है लेट p be a prime number, the quadratic equation having its roots as a factor of p is, p एक क्या है, तो प्राइम नंबर है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट p एज अ फैक्टर, p एज अ फैक्टर। तो अब आपको इसमें चेक करना है कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका p फैक्टर होगा, p क्या होगा, फैक्टर होगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आपको p दिख रहा है, वहाँ जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ पे आप p पुट कर लो। देखो अगर आप पहले वाले क्वेश्चन में p पुट करते हैं 0 नहीं आने वाला, दूसरे वाले में एक बार आप पुट करके चेक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा p² माइनस p + 1 इंटू में p प्लस p इक्वल्स टू में 0, यानी p² माइनस p² माइनस p प्लस p। देखो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ऑप्शन आपका 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 1/2 आपको बोला गया ना रूट ऑफ इक्वेशन है, मतलब x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1/2, तो क्या आना चाहिए, आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तो आप यहाँ x के प्लेस पे 1/2 पुट करो, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू में 1/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू में 0। तो 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू में 0। तो 4 हमारा एलसीएम हो गया, 1 प्लस में 2k माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। तो 2k माइनस 4 इक्वल्स टू में 0, k आ गया 2, k आ गया 2। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स।
तो रियल एंड इक्वल रूट्स होने का मतलब क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू में 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो b के प्लेस पे आपका 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में k इक्वल्स टू में 0, तो 16 माइनस 4k इज इक्वल्स टू में 0, तो 16 इक्वल्स टू क्या आ गया, 4k आ गया, k की वैल्यू आ गई 4, k क्या होगा आपका 4, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, फिर अगला आपसे पूछा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। देखो पहला मल्टीपल ऑफ 3 आपका क्या होगा, 3 होगा, दूसरा आपका 1 होगा। ठीक है, 3 1 से लेके कहाँ तक आएगा, 15 तक, तो उनका सम हमें फाइंड करना है। तो 5/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म आप कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, 45 इज द आंसर। ठीक है, देन अगला पूछा है 30 टर्म ऑफ द AP। तो फर्स्ट टर्म A आपको 10 दिया है, कॉमन डिफरेंस हमें -3 दिख रहा है, A 30 आपसे पूछा गया, तो A प्लस में 30 माइनस 1 इंटू में D, तो A हमें दिया गया है 10 प्लस में 29 इंटू में -3, तो 10 माइनस 87 आ गया -77। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13। If triangle ABC is similar to triangle PQR, AM and PN are the altitudes of triangle ABC and PQR respectively, and area of triangle AB square is to PQ square हमें दे रखा है 4:9। तो आपसे पूछा गया है AM is to PN का रेशियो क्या होगा। ठीक है, AM is to PM का रेशियो क्या होगा, तो देखो आपको क्या होगा, ये AM और PN का रेशियो हो जाएगा 2/3। सिंपल सा है, कुछ और सोचना ही नहीं है। साइड्स का देखो, जो हमारे अगर ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो, करस्पॉन्डिंग एटीट्यूड्स का रेशियो सारा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, 2/3 इज द राइट आंसर। फिर बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 14 में, इफ इन 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, AB अपॉन QR का रेशियो, BC अपॉन PR का रेशियो एंड CA अपॉन PQ का रेशियो इक्वल है, तो आपको बताना है कौन सा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, कौन सा ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो देखो आखिर इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो AB नाम आप लिख लो ना, ABC, पहले ट्रायंगल को पकड़ो, ABC लिख लो, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। या देखो पहले ट्रायंगल से मैंने नाम नोट कर लिया है कि ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। देखो अब यहाँ ये जो आपको नेम दिख रहा है ना, कि यहाँ A पहले था, बाद में चला गया, और C पहले आ गया, Q बाद में चला गया, P पहले आ गया। ठीक है, ऐसा कोई देखो जहाँ पे सीक्वेंस वाइज चेंज हुए हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज उनका पोजीशन चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखो कोई ऑप्शन पकड़ो। ये तो हमने यहाँ से नोट कर लिया है। दूसरा ट्रायंगल आप लिख सकते हो, ट्रायंगल BCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ। देखो BCA आपको दिख रहा है क्या, BCA दिख रहा है, PQR दिख रहा है, PRQ नहीं दिख रहा है, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, फिर CA, अगला ट्रायंगल लिखता हूँ, CAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। CAB दिख रहा है ऑप्शन में, CBA दिख रहा है और PQR दिख रहा है, ऑप्शन DB, CB गलत है। ठीक है, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP होना चाहिए, यहाँ पे PQR दिया है, ये भी ऑप्शन गलत है। PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, ऑप्शन ए देखो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेम लिखते हो, नेमिंग करना भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 15, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर आर दिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स। देखो अगर आप कोई भी पैरेललोग्राम बनाओगे ना, और आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हो, PQRS अगर आपका एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के मिड पॉइंट इक्वल होते हैं। डायगोनल्स के मिड पॉइंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ PR इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ SQ। ठीक है, तो S को मैं वर्टेक्स X को मैं A, B लेट कर लेता हूँ, क्या मान लूँगा कि A, B होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ PR आप फाइंड करो, क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ PR आपका आएगा x1 + x2/2 यानी 0। फिर दूसरा आएगा
y1 प्लस y2/2 यानी कि 1 आ गया। 0,1 किसके इक्वल होना चाहिए? तो SQ a माइनस 2/2 एंड b माइनस 3/2। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? a इक्वल्स टू मिल गया 2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो b इक्वल्स टू मिल जाएगा 5। तो 2 प्लस होता है ना, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो b इक्वल्स टू मिलेगा आपको -1। b क्या मिल जाएगा? -1। तो 2, -1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16 में दिया है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस इज। पेरीमीटर आपसे पूछा है, तो देखो पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ करो, तीनों का डिस्टेंस निकालो बाय डिस्टेंस फार्मूला, आप पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो पहले वाले का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये आपका 4 ही आएगा, आप सॉल्व करना। दूसरे का डिस्टेंस आपका 3 आएगा, सॉल्व करना। तीसरे का डिस्टेंस आपका 5 आ जाएगा। तो 16 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, in which the y-axis divides the joining point this and this in the ratio। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मिसप्रिंट है इसको आप सही कर लेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, इसको कट कर लेना। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है। इन द रेशियो आपसे पूछा गया ना कि जो पॉइंट वाई एक्सिस है इन दोनों लाइंस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आप रेशियो मान लो, लेट द रेशियो k:1। तो बाई सेक्शन फार्मूला हमारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? पॉइंट P आपका आ जाएगा, क्या आएगा? k:1 मैंने रेशियो लेट किया है, तो -k+5 अपॉन में k+1 एंड -4k -6 अपॉन में k+1। ठीक है, बोला गया ना कौन डिवाइड करे? डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। तो देखो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस वाले को आप 0 से इक्वेट कर दो, -k+5 अपॉन में k+1 इक्वल्स टू में 0। तो -k+5 आ गया आपका 0, k की वैल्यू आ गई 5। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा? 5:1। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 कि √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 sin स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? अब देखो अगर आप यहाँ पे √3 कॉमन कर लोगे आपको क्या मिलेगा? cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए मिल जाएगा, जो कि होता है cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो √3 × में 1, आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा? √3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज √2 देन आपको प्रूफ करना है कि sin थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होगा। तो देखो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा बाई cos थीटा, cot को आप लिख पाओगे cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम हमें मिलेगा sin थीटा इंटू में cos थीटा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। तो 1 अपॉन में sin थीटा इंटू में cos थीटा। ठीक है, तब इसको हम लोग फिर कहाँ से फाइंड कर पाएँ? इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा इज इक्वल्स टू में 2, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 ही तो होगा। और ये देखो क्या होगा? ये 1 होगा। तो 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा आपका आ जाएगा 2 - 1। तो 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा आपका आ गया 1। तो sin थीटा इंटू में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/2 हो जाएगी। 1/2 तो आप यहाँ पे 1/2 पुट करो, तो 1 अपॉन में 1/2, 2 आपका ऊपर चला जाएगा। 2 इज़ द आंसर। 2 इज़ द आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 2 इज़ द आंसर। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको एमसीक्यू में डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, इफ sin a इज 1/2। आपसे पूछा गया है cos 2a क्या होगा? cos 2a क्या होगा? तो sin a आपका 1/2 है, तो cos 2a क्या होगा? ये थोड़ा सा 10th के से आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, इसको आप लोग छोड़ देंगे क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी इसके लिए, बट ये सॉल्व हो जाएगा फिलहाल। लेकिन फिलहाल आप इसको छोड़ देंगे। भाई अगर आपसे कोई पूछ रहे तो cos 2a का आप आंसर बता सकते हो 1 - 2 sin स्क्वायर a। एक 11th का कोर्स है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अगला आपका सेक्शन बी है,
जो कि है केस बेस्ड स्टडी। ठीक है, बोला गया ना, इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022 the export of passenger car from India has increased by 26% in the corresponding quarter. This as per report. A car manufacturing company planned to produce 1800 cars in a fourth year and 2600 cars in the 8th year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Based on the above information, ठीक है, answer the following question. Find the production in the first year. ठीक है, तो 1800 कार उसको फोर्थ ईयर में प्रोड्यूस करना है और 2600 कार उसको प्रोड्यूस करना है 28th ईयर में, और प्रोडक्शन किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है 26% से। 26% का मतलब क्या हुआ, 26/100 आप इसको चाहो तो कन्वर्ट कर लो, ये परसेंटेज में दे रखा है, कॉमन डिफरेंस है। तो कोई आपको मतलब बेसिकली एक एपी का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, तो आप समझ लो कि एपी है जहाँ पे डी आपको दे रखा है 26%, हर साल बढ़ रहा है 26% से। ठीक है, ये आपको दे रखा है 1800 फोर्थ ईयर में, A4 आपको दिया है 1800। ठीक है, और A6 आपको दे रखा है 8th ईयर में दे रखा है 2600। ठीक है, अब ये इसको डी आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको मान लो फर्स्ट ईयर ए है, ए प्लस में 3D इक्वल्स टू 1800 और ए प्लस में 7D इज इक्वल्स टू में 2600। ठीक है, तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो 4D आपका आ गया 800, डी की वैल्यू आ गई 200, डी 200 हो गया। तो ए क्या होगा आपका, ए प्लस 3 इंटू 200 इक्वल्स टू में 1800, तो ए आ गया आपका 1800 माइनस 600 1200। तो पहले साल में उसने कितना कार प्रोड्यूस किया 1200। फाइंड द प्रोडक्शन इन द ईयर ऑफ 12th ईयर, तो A12 आपको फाइंड करना है। डी आपका क्या आया था, तो फर्स्ट टर्म आपका ए 1200 है और डी आपका 200 है और एन की वैल्यू 12 है। तो A12 जब आप सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, ए प्लस में 12 माइनस 1 इंटू में डी, तो ए आपका है 1200 प्लस 11 इंटू 200, तो 1200 प्लस 2200 3400। ठीक है, फिर अगला है थर्ड वाला, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 10 ईयर। तो सम फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, S10 फाइंड कर लेना है। तो लगा देना डायरेक्ट फॉर्मूला S10 का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ए आपको मैंने बता ही दिया है कि 1200 है और डी आपका 200 है, इसको आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, थर्ड वाला आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, उसी में 22 का और जो दे रखा है 22 क्वेश्चन नंबर है। I used to start walking from house to office. Instead of going to the office directly, he goes to the bank first, from there to his daughter's school, and then reaches the office. Assume that all the distances covered are in a straight line. If the house is this, bank is this, and school is this, and office is this, find the coordinates in km. तो find the distance between house and bank. तो house and bank का distance निकाल लेना by distance formula. बैंक एंड डॉटर्स, तो इसका भी डिस्टेंस आप निकालोगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। जो भी आपके आंसर आएंगे उसको आप किलोमीटर में लिखेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो √of x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा पूछा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष टू रीच द ऑफिस। टोटल डिस्टेंस कितना निकालना है, तो हाउस से आप ऑफिस का डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लेना बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो सेक्शन बी का ये भी क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, देखो अभी कुछ क्वेश्चन तो आपको खुद से करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत वीडियो में तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप बच्चों के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, सेक्शन सी है आपका कि सो डैट दिस इज अ इरेशनल गिवन डेट 5 इज इरेशनल नंबर। तो आप सिंपली इसको क्या मान लो कि 7 माइनस √5 इज अ रेशनल नंबर, जैसे हम लोग पूरा नोट करते हैं ना। आप एनसीईआरटी में ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एक्सरसाइज 1B में या फिर 1C में, आप उनको देख के बस समझ लें, ऐसे क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे कि आप एज्यूम कर लेंगे कि 7 माइनस √5 इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होने का मतलब किसको हम a/b के फॉर्म में नोट कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे a और b क्या होंगे, तो को प्राइम नंबर में जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √5 माइनस √5 इक्वल्स टू में a/b माइनस 7। तो √5 क्या होगा, 7 माइनस a/b
होगा ना। तो रूट 5 को आप क्या नोट कर पाओगे, रूट 5 इक्वल्स टू में 7b माइनस a बाई b, when since a and b are integers therefore 7b minus a is also an integer। तो मतलब जब a अपॉन b एक रेशनल नंबर है तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब रूट 5 भी रेशनल नंबर है। बट स्टार्टिंग में हमें बोला गया कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर इंजेप्शन इज रॉन्ग। तो ऐसे पूरा इसका डिटेल में हम सॉल्यूशन लिखते हैं, इसको एक बार आप खुद से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1C ओपन करके पढ़ लें। और 100% एक क्वेश्चन 3 मार्क का या 2 मार्क का कंफर्म है, इस टॉपिक पे आएगा ही आएगा, आप देख लो, बोर्ड्स में भी आपके आएगा, हाफ ईयरली में तो आना ही आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी। इफ ए एंड बी आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। देखो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस 4√3 बाई 1 जो कि आ गया 4√3, और ए बी क्या होगा तो 3 हो जाएगा। तो इनका सम ये पूछा गया ना कि a प्लस बी, तो 4√3 माइनस 3, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन x आर इक्वल देन सो दैट आइदर a इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। तो बोला गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो पहला चीज़ आपको फाइंड करना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा, यानी -2a² माइनस bc का होल स्क्वायर, जो b है ना, ये आपका b है, तो क्या इसका 0 होगा कि b² माइनस 4ac आपका इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ही तो 0 आता है ना। -4ac c² माइनस ab और bc, अब इनको मल्टीप्लाई करो, c² b² माइनस ac³ माइनस ab³ माइनस a² bc इक्वल्स टू में 0, ठीक है। 4 टाइम्स a4 प्लस b² c² माइनस 2a² bc माइनस 4c² b² प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ माइनस माइनस प्लस 4a² bc इक्वल्स टू में 0, ठीक है। देखो इतना सिंप्लीफाई करने पे मुझे मिल गया है, उनको सिंप्लीफाई करने पे इतना तो मिला है, ठीक है। तो अगेन इसको हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, आप देखेंगे तो 4a4 प्लस 4b² c² माइनस 8a² bc माइनस 4c² b² प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ प्लस में 4a² bc इक्वल्स टू में 0। तो अगर इन सबको हम एक साथ ले लें, अगर मैं इन सबको एक साथ लूँ, अगर आप देखेंगे तो सब में से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो 4a4 प्लस 4b² c² माइनस 4c² b², ये आपके टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। आपके पास क्या बचा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस 4a² bc बचा प्लस 4ac³ बचा और 4ab³ बचा, ठीक है। तो हमारे पास है क्या कि 4 टाइम्स अगर मैं a कॉमन कर लूँ तो मुझे मिलेगा a³, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, तो माइनस 4abc, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, एक c³ एंड प्लस b³।
इसको थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास एक माइनस में होगा और ये 12 आएगा, 12 आएगा तो यहाँ पे -3abc बचेगा। 4a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 आएगा। तो आप इनको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको a इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू में 3abc मिल जाएगा। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, इनको आप नोट कर लेंगे। 26 में हमें दिया है कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स ABC एंड DBC आर drawn on the same hypotenuse BC, ठीक है, and on the same side of BC. If AC and BD intersect at P, ऐसा क्वेश्चन है आपके। मेरे ख्याल से BC आपका है हाइपोटेनस, तो एक ऐसे बना है और दूसरा आपका ऐसे बना है, और BC ये आपका D है और एक आपका ये है यहाँ पे ये, ठीक है, ये आपका A है, डिसाइड कर रहा है P पे। तो आपको शो करना है AP इंटू पी सी इक्वल्स टू DP इंटू BP इंटू DP, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल आपके इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। यानी ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPC। तो BP अपॉन PC का रेशियो इक्वल होगा आपके AP अपॉन DP का रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AP इंटू PC किसके इक्वल आ जाएगा, तो BP इंटू DP, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। अगला आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 27 और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है फिलहाल, ठीक है। फिर अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएंगे। दे रखा है 1 माइनस कॉस A अपॉन 1 प्लस में कॉस A दिया है, इसको आप सही कर लेना। ये नीचे प्लस कॉस लिखा है, शो करना है कि आपका कॉसेक A माइनस कॉट A आएगा, ठीक है। क्या शो करना है कि कॉसेक A माइनस कॉट A आएगा। तो इनको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, अब हम लोग रेशनलाइज कर दें तो 1 प्लस कॉस A से न्यूमरेटर, 1 माइनस कॉस A से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस A का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर A। तो 1 माइनस कॉस A का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर A, तो 1 अपॉन साइन 1 अपॉन, आप देखोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस A बाई साइन A का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस A बाई साइन A। तो 1 अपॉन में साइन A क्या होता है, ये आपका कॉसेक A होता है, और कॉस बाई साइन क्या होता है, माइनस कॉट A होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 का प्रूफ रहा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपसे कुछ अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।